हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर चैनल। चलिए तो अपन एमपीपीएससी पेपर 3 में पर्यावरण यूनिट 9 देख रहे थे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमारे चैनल का नाम मेक फ्यूचर है, इसका अर्थ है भविष्य बनाओ। तो हम कई लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहते हैं दोस्तों। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप हमें आगे नहीं बढ़ाएंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो ये आपसे विनती है कि आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए, ये मेरे बारे में संक्षिप्त परिचय है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और मैंने हमेशा बोला है कि सिलेबस को आपको हमेशा अपने साथ रखना है, उसी से आपकी सक्सेस जो है सुनिश्चित होगी। तो जैसा कि अपन ने देखा था, मैंने आपको विज्ञान और तकनीक का अर्थ बता दिया है। फिर मैंने आपको बताया था कैसे प्रीलिम्स और मेंस एक ही है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस है मेंस का। और यहाँ आप देखेंगे तो ये दोनों यूनिट और ये यूनिट आपकी लगभग काय से कनेक्ट हो जाएगी, यूनिट 9 के मेंस के पेपर से। तो आपने यदि मेंस पढ़ लिया तो ये 3 प्री यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। तो चलिए अभी अपन क्या देख रहे हैं। अपन ने विज्ञान और तकनीक का अर्थ देखा, अपन ने दो टाइप के जीव देखे, सजीव और निर्जीव। फिर मैंने आपको पर्यावरण की परिभाषा बताई, पर्यावरण का परिचय दिया। फिर मैंने आपको पर्यावरण के क्षेत्र बताए। आपने वीडियो नहीं देखे तो जाके पीछे देख सकते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ आएंगी। फिर मैंने आपको पर्यावरण के आयाम आज बताऊंगा दोस्तों। आयाम में भौतिक आयाम, आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम, शैक्षिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आदि आयामों की चर्चा आज अपन करेंगे। इसके बाद फिर अपन अगले वीडियो में भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा देखेंगे और अगले वीडियो में आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा देखेंगे दोस्तों। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, पर्यावरण क्या होता है। एक जीव के, समस्त जीव के चारों ओर उपस्थित जैविक और अजैविक घटकों की अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप बैठे हैं, आप बाहर निकलिए, आपके चारों तरफ क्या मिलेंगे, पेड़। और पेड़ कैसा घटक है, एक जैविक घटक है। इसी तरीके से पेड़ काय में उगता है, मृदा। मृदा काय का अंग है, स्थल मंडल का। और कैसा घटक है, अजैविक घटक है। तो आप डेफिनेशन देखिए, एक जीव के चारों ओर उपस्थित जैविक अजैविक घटक और उनकी अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं दोस्तों। यदि आप मेरे को पहले वीडियो से देख रहे हैं तो आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी। मैंने इतनी बार चीजें बोली है कि आपके कान में बैठ जाएंगी और आपको परीक्षा में मेरी ये बात जरूर याद आएगी। तो चलिए, तो अब जैसे आपके चारों ओर, तो जब आपके चारों ओर आप देखेंगे तो आपके चारों ओर सिर्फ जैविक अजैविक घटक तो है ही, लेकिन आप यदि इनको दो भागों में बांटना चाहें तो इस तरीके से बांट सकते हैं कि आपके चारों ओर प्राकृतिक पर्यावरण भी है और आपके चारों ओर मानव निर्मित पर्यावरण भी है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप है, आपके चारों ओर देखेंगे तो सड़क भी है, रेल लाइन भी है, मानव के आवास भी है, वहीं प्रकृति का दिया पेड़ भी है, वहीं प्रकृति की दी नदी भी है। इस तरीके से तो देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण को भी जैविक अजैविक और जीवन स्थान के रूप में बांट सकते हैं। जैविक में विविध जीव जंतु आ जाएंगे जो प्रकृति ने प्रदान किए। अजैविक में मैंने जैसे आपको बता ही दिया है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल आएगा। और जीवन स्थान में आपके भूमि और जल और इसके रासायनिक और भौतिक गुण आ जाएंगे दोस्तों। तो ये प्रकृति ने आपको प्रदान किया है, ये प्रकृति ने आपको दिया है। लेकिन ये मनुष्य जैसे ही मनुष्य समाज विकसित किया, उसने भौतिकता में आगे बढ़ा, तो ये सब उसने खुद निर्मित किया है। इसलिए इसको मानव निर्मित पर्यावरण बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि पहले अपने जंगलों में रहते थे, घर तो था नहीं, तो घर अपन ने खुद बनाए, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है। तो अपने चारों ओर घर है ना, जैसे आप अपार्टमेंट में रहते होंगे तो आपके चारों ओर बहुत सारे अपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे घर होंगे, तो ये घर जो है मानव ने बनाए, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है। और पर्यावरण की डेफिनेशन क्या है, आपके चारों ओर, तो आपके चारों ओर प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी है। इसलिए इसको दो भागों में अपन ने विभाजित कर लिया। जैसे सड़कें मनुष्य ने बनाई है, विद्यालय मनुष्य ने बनाए, अस्पताल मनुष्य ने बनाई और रेलवे मनुष्य ने बनाए, और इन सब चीजों से आप घिरे हुए हैं। तो इस तरीके से आपके विकास की प्रक्रिया के आधार पर पर्यावरण दो टाइप के हो जाते हैं। अब अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, पर्यावरण के आयाम। तो जैसे दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो पर्यावरण है, आप आज से कुछ साल भी देखेंगे तो पर्यावरण को क्या होता था, पर्यावरण विधि पढ़ते थे, उसी विषय में उसकी बात होती थी। प्राकृतिक विज्ञानी ही उसकी अध्ययन करते थे, उसी बारे में उसके विस्तार से चर्चा करते थे, बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे देखेंगे कि अब क्या हो रहा है, हाल ही में मनुष्य ने क्या किया है, आर्थिक विकास के क्रम में पर्यावरण से बहुत ज्यादा क्या कर दिया, अपन ने छेड़छाड़ कर दी है। पर्यावरण का क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन ह्रास हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्या हो जाता है, पर्यावरण का जो विषय है वो अन्य विषयों से भी क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि पर्यावरण की प्रकृति क्या हो जाएगी, बहुआयामी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपन उसको भौतिक आयाम में भी, उसका भौतिक आयाम भी देखेंगे। अब मनुष्य ने उसको छेड़छाड़ की तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की एक संस्कृति होती है। संस्कृति मतलब मनुष्य के आचार व्यवहार, कैसे रहना, कैसे खाना, ये सब चीज। और इस क्रम में मनुष्य क्या करता है, पर्यावरण से बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ उससे चीजें लेता है, उसको कुछ ना कुछ चीजें देता है, तो इस क्रम में भी उससे छेड़छाड़ करता है, या उसमें उसमें सकारात्मक प्रभाव भी डालता है और नकारात्मक भी डालता है। तो अब क्या करना है अपन को, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में अपन ने पर्यावरण के क्षेत्र पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पर्यावरण के क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है कि पर्यावरण के अंदर कौन कौन आएगा।
तो जैसे जैविक, अजैविक ये क्षेत्र। लेकिन आयाम का मतलब क्या होता है? जैसे आपको मेंस में एक चीज बोली जाती है कि किसी भी चीज के ज्यादा से ज्यादा आयाम लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो अपन क्या करते हैं, हर चीज का राजनीतिक, हर चीज का सामाजिक, हर चीज का सांस्कृतिक लिखने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से पर्यावरण का जो अध्ययन है वो भी विभिन्न तरीके से होता है, इसलिए उसके भी बहुत सारे आयाम है। जैसे पर्यावरण का एक आयाम है भौतिक आयाम, एक आयाम है सांस्कृतिक आयाम, एक आयाम है आर्थिक आयाम, एक आयाम है मनोवैज्ञानिक आयाम, एक आयाम है शैक्षिक आयाम और एक आयाम है अन्य आयाम। तो इस तरीके से अपन एक एक आयाम लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन उतारा है पर्यावरण के भौतिक आयाम। तो देखिए भौतिक मतलब मैंने आपको बता दी, तो भौतिक घटक मतलब अजैविक घटक, और इसका भौतिक आयाम क्या होगा? अजैविक आयाम होगा। बेसिकली अपन अपन पर्यावरण की ज्यादा से ज्यादा क्या अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपन पहले पर्यावरण का अध्ययन किस टर्म में कर रहे हैं? भौतिक आयाम के टर्म में कर रहे हैं। और पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटकों में क्या आ जाएगा? जलमंडल, स्थलमंडल, स्थलमंडल में मृदा आती है, वायुमंडल में वायु आती है और ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों। तो पर्यावरण के भौतिक आयाम में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का अध्ययन किया जाता है। और जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, ये भौतिक घटक समस्त जीवों के जीवन का आधार है, जो समूचे जीव जगत तथा उसके वातावरण को प्रभावित करते हैं। कैसे दोस्तों? मैंने कई बार बता चुका है, फिर से बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जो पेड़ है, पेड़ आपको खाना देता है, लेकिन पेड़ काय में उगता है? मृदा में। और मृदा कौन सा घटक है? एक भौतिक आयाम है, एक अजैविक घटक है। तो मृदा कहीं ना कहीं यदि मृदा खत्म हो जाएगी तो जितने अन्य जीवन का जीवन भी असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मृदा से मिलता है, मृदा में उगता है पेड़ और पेड़ देता है आपको खाना, और अन्य जीवों का भी खाना बनता है, और वही जीव जाके अन्य जीवों का खाना बनते हैं। जिस तरीके से बकरी, बकरी शेर का खाना बनती है, लेकिन बकरी को खाना कौन देता है? पेड़। और पेड़ काय में लगता है? मृदा में। तो इस तरीके से जो भौतिक आयाम है सारे जीवों के जीवन का आधार है, और सब जीवों के और जीव जगत के वातावरण को वो प्रभावित करते हैं। जैसे हम मान लीजिए वायुमंडल में वायु रहती है, यदि ऑक्सीजन होगी नहीं तो जीवन कैसे संभव होगा? जलमंडल में जल रहता है, और आपको मालूम है जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन असंभव है। इस तरीके से ये भौतिक आयाम आता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं आर्थिक आयाम की तरफ दोस्तों। देखिए आर्थिक आयाम का सिंपल सा मतलब है, आपको पढ़ना है पर्यावरण का आर्थिक आयाम। और पर्यावरण का मतलब होता है आपके चारों ओर। इसी तरीके से आपके चारों ओर जो जो आर्थिक गतिविधियां घटित हो रही है, आर्थिक गतिविधियां, उनको अपन रख लेते हैं आर्थिक आयाम में। अब आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? तो आपको मालूम होगा आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती है जिनका संबंध कैसे होता है? धन से होता है। आर्थिक गतिविधियां वे गतिविधियां होती है जिनका संबंध धन से होता है, धन पैसे से होता है दोस्तों। अब देखिए आर्थिक आयाम में क्या क्या आ जाएगा? देखिए आर्थिक आयाम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है खनिज। खनिज क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आप जैसे अंदर से बहुत सारा हीरा निकाला आपने, कुछ भी कॉपर, मैग्नीज, इस तरीके की चीजें निकाली, तो उनका आप व्यापार भी करते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें भी बनती हैं, तो उससे आपको धन मिलता है। तो आर्थिक आयाम के अंदर खनिज आ जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन भी आपकी आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। यदि कृषि से कच्चा माल मिलेगा ही नहीं तो उद्योग का विकास कैसे होगा? यदि मान लीजिए गेहूं मिला ही नहीं तो आटा कैसे बनेगा? और आटा बना ही नहीं तो फिर रोटी कैसे बनेगी? तो इस तरीके से गेहूं की क्रय विक्रय होगा, उससे आटे का क्रय विक्रय होगा। तो क्रय विक्रय के क्रम में क्या होगा? धन, धन का आवागमन होगा। और जिस चीज का संबंध धन से होता है वो आर्थिक आयाम हो जाता है। तो आपके चारों ओर उपस्थित आर्थिक गतिविधियों को आर्थिक आयाम कहता है। अब क्या क्या आ जाएंगे इनमें? खनिज आ जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, ऊर्जा। ऊर्जा तो आपको मालूम है आपके उद्योग का आधार है, रीढ़ कही जाती है। परिवहन आ जाएगा, यदि आपने सामान बना भी लिया और दूसरी जगह परिवहन के माध्यम से पहुंचा ही नहीं पाए तो इसको इसको कहीं ना कहीं विपणन के अंदर भी रख लिया जाता है। कृषि, कृषि तो आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और अन्य क्षेत्र, तो इस तरीके से आपके चारों ओर उपस्थित आर्थिक गतिविधियां आर्थिक आयाम कहलाएंगी, क्योंकि पर्यावरण का अर्थ ही होता है चारों तरफ। ठीक है ना दोस्तों? फिर पर्यावरण के ऐसे घटक जो आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित, निर्मित और प्रभावित करते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई कि आर्थिक आयाम पर्यावरण का कौन सा होता है? तो पर्यावरण के वे घटक जो आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित भी करते हैं, निर्मित भी करते हैं और प्रभावित भी करते हैं दोस्तों। अब देखिए आर्थिक पर्यावरण में क्या क्या आ जाएगा। अब आपको पता है आर्थिक पर्यावरण का संबंध कैसे हुआ? धन से। तो आपके चारों ओर रोजगार, रोजगार से आपको आय मिलती है, तो रोजगार, आय, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, उत्पादकता, धन जैसे आर्थिक कारकों की समग्रता जो उपभोक्ताओं और संस्थानों के खरीद व्यवहार को प्रभावित करती हैं, पर्यावरण का आर्थिक आयाम कहलाती है दोस्तों। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप उपभोक्ताओं के और संस्थानों के खरीद व्यवहार को प्रभावित करती है। अब जैसे आपने सुना होगा कि जैसे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अपन को कोई सी इंडस्ट्री लगानी है। अब इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको बिजली लगेगी, और बिजली कहाँ से आती है? ताप विद्युत ग्रह से। तो आप कहीं ना कहीं कोयले की उपलब्धता, या कोयला जहाँ पे ज्यादा तरीके से उपलब्ध है, वहां पे यदि आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, या आप वहां पे कोई ताप विद्युत ग्रह लगाते हैं, यदि आपको ताप विद्युत ग्रह लगाना है तो आप कहाँ लगाएंगे? जहाँ कोयले की उपलब्धता होगी, क्योंकि कोयले को ले जाएंगे, उसको जलाएंगे, उससे ऊर्जा बनेगी। और जहां ताप विद्युत ग्रह होगा उसके पास फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसी ताप विद्युत ग्रह से बिजली पहुंच जाएगी फैक्ट्री को। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पर्यावरण के जो कुछ कुछ घटक होते हैं जो आपकी आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करते हैं, जैसे खनिज, प्राकृतिक संसाधन, ये सब उपभोक्ताओं के व्यवहार पर भी प्रभाव डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे भारत, तो भारत में नीचे साउथ में आपको पता है
कि ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती है, वहां बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन नॉर्थ में क्या होता है, ठंडी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे नॉर्थ में क्या होगा, स्वेटर वगैरह के उद्योग ज्यादा स्थापित होंगे, नीचे नहीं होंगे, क्योंकि वो जब स्वेटर पहनते ही नहीं है, जब वो स्वेटर पहनते ही नहीं है तो वो स्वेटर खरीद के क्या करेंगे। और स्वेटर क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वहां का पर्यावरण, वहां की जलवायु कैसी है, उतनी ठंडी नहीं है जितनी की नॉर्थ की है। तो इस तरीके से ये सब आपके आर्थिक गतिविधियों को कैसे पर्यावरण प्रभावित कर रहा है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और आप यहाँ चाहे तो देख सकते हैं, देखिए आर्थिक पर्यावरण में वैधान, आप देखिए आर्थिक पर्यावरण मतलब आपके आसपास का आर्थिक पर्यावरण। तो आपके आर्थिक, भारत का मान लीजिए आर्थिक पर्यावरण है, भारत को अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करना है, इसके लिए भारत सरकार समय समय पर क्या लाती है, आर्थिक नीतियां लाती है। और आपको मालूम है कि आर्थिक नीतियां कुछ भी हो, सब जगह आज तकनीक का उपयोग है। तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंडस्ट्री डालनी है और उस पर ज्यादा उत्पादन करना है, तो आपको मशीन लगेगी। तो आर्थिक पर्यावरण का देखिए एक और घटक हो जाएगा प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं। ऐसे ही आर्थिक पर्यावरण का एक घटक हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिवाली, जैसे किसान है, या मान लीजिए दिवाली आती है, तो दिवाली में क्या होता है, त्योहार में बहुत सारी चीजें बिकती हैं, और उन चीजों को कौन बनाती है, कोई ना कोई उद्योग बनाते होंगे। तो दिवाली में आप दिवाली का त्योहार मनाते हैं, ये आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं हैं, लेकिन आपके त्योहार के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां संचालित हो रही है ना। तो ये आपका आर्थिक पर्यावरण हो जाता है कि आपको देखते कि आप कौन से त्योहार बनाते हैं, उसमें आप दिए यूज करते, तो दिए बना के आपको बेचे जाएंगे। तो इस तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक दशाएं हो जाएंगी। जनसंख्या संबंधी दशाएं हो जाएंगी। अब जैसे भारत इतना बड़ा बाजार कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है दोस्तों। फिर प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं हो जाएंगी। अरे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप वही प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं, जैसे साउथ में ठंडी उतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन नॉर्थ में होती, तो इस तरीके प्राकृतिक और भौगोलिक दशाएं हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय दशाएं भी डिपेंड करती है। आज भारत को अपने निर्यात बढ़ाना है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखना पड़ेगा कि कौन सी आर्थिक गतिविधि है, कौन सी चीज की मांग है। आप मांग और सप्लाई समझते होंगे, मांग और सप्लाई। तो दोस्तों मांग का मतलब क्या होता है, मांग की, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल आपने मांगा मुझे 2 चॉकलेट चाहिए, तो ये मांग है। और अब उस फैक्ट्री ने 2 चॉकलेट सप्लाई कर दी, तो हो गई मांग और सप्लाई की आपूर्ति। तो मांग और सप्लाई में आपको इकोनॉमी में अच्छे से बताऊंगा, डिमांड और सप्लाई। डिमांड, जो आपने डिमांड की, तो अब मान लीजिए भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं 100, मान लीजिए 100 पेन की, और यहाँ पे फैक्ट्री आके लगा दी 100 ब्लैक बोर्ड की, तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि मांग के अनुरूप सप्लाई होनी चाहिए। तो देख लीजिए अंतरराष्ट्रीय दशाएं पे भी जिस चीज की मांग होगी, भारत उसी को बना के क्या करेगा, निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। फिर राजनीतिक परिस्थितियां, आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जो सरकार जितनी स्थिर होती है, वहां की आर्थिक गतिविधियां उतनी अच्छी होती हैं। और वैधानिक दशाएं, आपको मालूम है बिना कानून के कोई भी काम करना असंभव है, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे कानून काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आर्थिक आयाम कंप्लीट कराने की कोशिश करी है दोस्तों। अब देखिए आर्थिक आयाम को अपन क्या कर सकते हैं, 2 भागों में और भी विभक्त किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण और कृत्रिम पर्यावरण। अब भौगोलिक और प्राकृतिक मैंने आपको पीछे बताया, प्राकृतिक जो प्रकृति ने दिया है, और कृत्रिम जो आपने खुद बनाया है, मानव ने बनाया है। तो अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, प्राकृतिक वातावरण को हमारे सामाजिक और आर्थिक जनजीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बता दिया कि जैसा आपके आसपास की जलवायु होगी, उसी टाइप की चीजों की आप मांग करेंगे और उसी टाइप की चीजों की सप्लाई होगी। तो जिस टाइप की चीजों की आपने मांग की, उसी टाइप की चीजें आपके आसपास गतिविधियां हो रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल यदि किसी को डोसा खाना पसंद है, तो उसके आसपास डोसे डोसे की दुकान लगेगी, ना कि क्या बोलते हैं छोले भटूरे की लग जाएगी। और जिस आदमी को छोले भटूरे खाना पसंद है, उसके आसपास कैसी दुकानें लगेंगी, छोले भटूरे की। तो कहीं ना कहीं आपकी समाज और आपका आर्थिक जनजीवन भी पे व्यापक प्रभाव कौन डालता है, आपकी प्रकृति डालती है। प्राकृतिक वातावरण डालता है। आपका वातावरण ठंड होगा तो आप स्वेटर की मांग करेंगे, आपका वातावरण गर्म होगा तो आप उस तरीके के कपड़ों की मांग करेंगे। तो इस तरीके से आपके वातावरण आपकी आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं। अब कृत्रिम पर्यावरण, कृत्रिम या जिसे सामाजिक पर्यावरण भी कहते हैं, कृत्रिम एवं सामाजिक वातावरण का निर्माण हमारी सुखी और समृद्ध जीवन से है दोस्तों। अब अपन ने जैसे बहुत सारी बिल्डिंगें बना ली हैं, बहुत सारे अपन ने मॉल बना लिए हैं, बहुत सारी चीजें अपन सबसे घिरे ना। आज आपके आसपास देखेंगे तो मॉल भी है, बहुत अच्छी अच्छी दुकान, बहुत सारे मॉल भी है, बहुत सारी बिल्डिंग भी है, बहुत सारे विद्युत ग्रह भी है। ये सब अपन ने अपनी सुख समृद्धि के लिए बनाई है। यदि आप मान लीजिए बिजली ना हो तो कितनी अपन को दिक्कत होती है, और बिजली अपन को क्या प्रकार करे, सुखी और समृद्ध जीवन। तो इस तरीके से कृत्रिम पर्यावरण अपन ने आसपास बनाया अपनी सुख और समृद्धि के लिए। फिर आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया ठंड है, तो आप स्वेटर मांगेंगे तो स्वेटर की फैक्ट्री लगेगी। तो जिस टाइप का वातावरण या प्राकृतिक वातावरण, उसी टाइप की आर्थिक गतिविधि। इसी तरीके से आपकी जो आर्थिक गतिविधि होती है वो भी तो पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। आज आपको पता है कि सतत और समावेशी विकास की बात हो रही है, सतत और समावेशी विकास की बात हो रही है, कि जैसे फॉर एग्जांपल क्या किया है मनुष्य ने, ज्यादा नगरीकरण कर दिया या ज्यादा वन काट दिए। और आपको मालूम है वन काटने से क्या होता है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो आपने कहीं ना कहीं विकास के क्रम में या आर्थिक गतिविधियों के क्रम में बहुत सारे नगरीकरण के क्रम में, शहरीकरण के क्रम में, औद्योगिकरण के क्रम में बहुत सारे क्या कर दिए, वन काट दिए। और वन को काटना कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित करना है। तो इस तरीके से अपन हजारों गतिविधियां कर रहे हैं
विकास के क्रम में जो पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं, विकास मतलब आर्थिक गतिविधियों के क्रम में दोस्तों। जैसे अपन पॉलीथीन का यूज करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियां जो होती है पॉलीथीन का उपयोग करके आपको सामान सप्लाई करती है, बेचती हैं। क्यों? क्योंकि पॉलीथीन सस्ती आती है, लेकिन उस पॉलीथीन का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से आर्थिक गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों। चलिए अगले आयाम की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अपन देखते हैं सांस्कृतिक आयाम। कौन सा आयाम? सांस्कृतिक आयाम। दोस्तों संस्कृति का क्या मतलब होता है? आपका आचार व्यवहार, वेशभूषा, खान पान, ये संस्कृति होती है। जैसे आप साउथ में चले जाएंगे तो उनकी संस्कृति, उनका खान पान अलग है, नॉर्थ का संस्कृति खान पान अलग है, नॉर्थ ईस्ट का संस्कृति खान पान अलग है। इसी को तो विविधता में एकता कहते हैं कि भारत विविधता में एकता का देश है। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है उसको भी, वो पर्यावरण को भी प्रभावित करती है और पर्यावरण संस्कृति को भी प्रभावित करता है दोस्तों। जैसे हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव अपने कौशल और सामाजिक संस्थानों के द्वारा करता है, इसको दोस्तों आप सामाजिक आयाम भी बोल सकते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक। तो अपन अपने समाज में रहते हुए अपने आसपास जो दुकानें, जो चीजें अपने लिए उपलब्ध कराते हैं, जो चीजों की मांग करते हैं और जिस जिस चीजों के उद्योग लगते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने द्वारा सांस्कृतिक आयाम या सामाजिक आयाम कहलाएगा। जैसे हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जिनका निर्माण मानव अपने कौशल से, अपन ने अपने स्किल से जो चीजें बनाई है, जैसे अपन ने अपने स्किल से बिल्डिंगें बनाई, अपन ने अपने स्किल से मॉल बनाए, इस तरीके से। और जो अपन ने सामाजिक संस्थान बनाए, तो अपन ने कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित किया है और पर्यावरण ने अपन की इन सब चीजों को प्रभावित। इस तरीके से संस्कृति पर्यावरण पर और पर्यावरण संस्कृति पर प्रभाव डालता है। आइए पॉइंट देखते हैं। पर्यावरण के सांस्कृतिक आयाम के कार्यात्मक विषय विभाजन दो प्रकार से किए जा सकते हैं, एक सांस्कृतिक शक्तियां और एक सांस्कृतिक प्रक्रिया। शक्तियां का मतलब अपन ने अपने संस्कृति के क्रम में जो पर्यावरण में प्रभावित किया या जो छेड़छाड़ की है, वो सांस्कृतिक शक्तियां हैं। और सांस्कृतिक प्रक्रिया को आप सकारात्मक रूप में ले सकते हैं कि अपन ने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना के सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, आगे उनको आगे निरंतर आगे बढ़ाया है। जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जैसे ये माता जी है, तो ये पेड़ है। पेड़ अपन तो भारत जाना ही जाता अपनी संस्कृति के लिए कि अपन पेड़ को पूजने वाले हैं। आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे तो एक हम्ड बुल होता था, हम्ड बुल है ना, कुबड़ वाला सांड। तो उसकी क्या करते थे वो लोग? पूजा करते थे। क्यों पूजा करते थे? क्योंकि वो उनको कहीं ना कहीं क्या प्रदान करता था? उनकी आर्थिक गतिविधियों का आधार था, उनको दूध देता था, दूध से संबंधित उत्पाद उपलब्ध कराता था। इसी तरीके से जो भारत की संस्कृति रही है वो पर्यावरण को पूजने वाली रही है। अपन पेड़ों की पूजा करते हैं, अपन तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए माता जी जो है इस पेड़ के आसपास अपनी गतिविधियों को, सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित कर रही है। तो इस तरीके से देखिए संस्कृति पर्यावरण पर प्रभाव डालती है। अब जैसे अभी आगे अपना एक टॉपिक है भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा। तो अपन वहां देखेंगे अपन कितने सकारात्मक लोग थे अपने वेदों में, उपनिषद में, यहाँ तक कि हड़प्पा सभ्यता से लेते आज तक अपन इतिहास में पर्यावरण को पूजने वाले रहे। अपन ने अपने आप को पर्यावरण का एक घटक मान के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन आप देखेंगे औद्योगिक क्रांति जो हुई थी, उसने विश्व में पर्यावरण की नकारात्मक अवधारणा ले आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये किया है कि पर्यावरण को कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन प्रकृति को कंट्रोल करना संभव ही नहीं है और उल्टा प्रकृति क्या करेगी? विनाश की तरफ आगे बढ़ेगी। और आप देख ही रहे हैं आजकल क्या गतिविधि हो रही है। तो इस तरीके से अपन ने देखी सांस्कृतिक शक्ति और सांस्कृतिक प्रक्रिया। आप देखिए सांस्कृतिक आयाम की कौन कौन से घटक होते हैं। संस्कृति मतलब कि आपके आचार व्यवहार, आपके वेशभूषा, आपके त्योहार। तो देखिए सामाजिक रीति रिवाज पर्यावरण के सांस्कृतिक आयाम है, रूढ़ियां, मान्यताएं, सामाजिकरण की प्रक्रिया, भोजन की आदतें। अब जैसे ठंड के इलाके में नॉनवेज ज्यादा खाया जाता है, जबकि गर्मी के इलाके में थोड़ा वेज का प्रचलन ज्यादा होता है, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो थोड़ा गर्मी प्रदान करता है। तो इस तरीके से आपके भोजन की आदत, आपके वस्त्र मैंने बता दिया, साउथ में उतनी ठंडी नहीं पड़ती, नॉर्थ में ज्यादा ठंडी पड़ती है। आपके मकान भी उसी से तय होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत ठंडी जगह में जो होते हैं, मकान का जो जैसे इग्लू इग्लू का कॉन्सेप्ट सुना होगा आपने, ऊपर साइड को बहुत ठंडी जगह में जो एक जनजाति है वो इग्लू, वो जो घर बनाती है वो बर्फ के बनाती है और उसको चारों तरफ से कवर लगती है, जिससे उनको क्या होता है? कम ठंडी लगती है। तो आपके घर की जो बनावट है वो भी आपके पर्यावरण से तय होती है। और आपका घर क्या? एक सांस्कृतिक पक्ष है। इसी तरीके से आपके धर्म हो गए, अन्य सामाजिक गतिविधियां सब पर्यावरण से प्रभावित होती है और इन्हीं गतिविधियों के क्रम में कहीं ना कहीं अपन पर्यावरण को भी प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। अब अगला आयाम देखेंगे अपन, शैक्षिक आयाम। ये दोस्तों आप देख रहे हैं पर्यावरण के शैक्षिक आयाम। तो जैसे कि देखिए अपन अपन ये देखना चाह रहे हैं कि पर्यावरण के कौन कौन से आयाम होते हैं। मतलब पर्यावरण का जो क्षेत्र है, पहले वो प्राकृतिक विज्ञानी तक ही सीमित था, लेकिन अब अपन ने पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ कर दी उसके कारण अपन को पर्यावरण के अन्य विषय और अन्य आयाम भी पढ़ने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से पर्यावरण का एक आयाम है शैक्षिक आयाम। अब जैसे देखिए पर्यावरणीय शिक्षा। तो अब पर्यावरण में मैंने जैसे आपको बताया था एक पौधा है, पौधा क्या करता है? खाना बनाता है। तो खाना बनाता है कैसे? CO2 प्लस H2O, तो C6H12O6। तो एक तरीके का ये रसायन विज्ञान है। फिर वनस्पति शास्त्र भी पढ़ना पड़ता है, प्राणी शास्त्र भी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण के अंदर जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में पादप होते हैं तो वनस्पति शास्त्र, जैविक घटक में क्या होते हैं? प्राणी होते हैं तो प्राणी शास्त्र। इसी तरीके से रसायन शास्त्र भी पढ़ना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान अभी अपन ने देखा, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम। फिर मानविकी, भौतिक विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान। तो इस तरीके से ये सब पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तो अब ये सारे आयाम आजकल पर्यावरण के अंदर इनका अध्ययन किया
जा रहा है दोस्तों। तो देखिए एक डेफिनेशन है, ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन है, एबी सक्सेना के अनुसार पर्यावरण शिक्षा वह प्रक्रिया है जो पर्यावरण के बारे में हमें सचेतना ज्ञान और समझ देती है, इसके बारे में अनुकूल दृष्टिकोण का विकास करती है और इसके संरक्षण और सुधार की दिशा में हमें प्रतिबद्ध करती है दोस्तों। तो देख लीजिए पर्यावरण की जो शिक्षा है, आज अपने को पर्यावरण क्यों पढ़ाया जा रहा है। आप प्रशासन में जाने वाले हैं तो आपको पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि पर्यावरण को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे आपको अभी क्या पढ़ाया जाता है कि पर्यावरण में क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये आपको उसकी शिक्षा दी जा रही है, इस समस्या का ज्ञान दिया जा रहा है, इस समस्या के संदर्भ में आपकी चेतना विकसित की जा रही है। जैसे आपको ओजोन की समस्या बताई कि ओजोन कैसे क्षरण हो रहा है, तो ये आपको शिक्षा दी। जैसे आपको प्रदूषण की समस्या बताई, उसमें बताया कि प्रदूषण होता है, प्रदूषक क्या होते हैं, ये वाला प्रदूषण, ये वाले जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन को आपने फेंका तो ये पर्यावरण में नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये पर्यावरण का क्या करता है, क्षरण करता है, ये जीवों का क्या करता है, क्षरण करता है। तो इस तरीके से आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है, आपका पर्यावरण के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा रहा है। और इसी क्रम में आपको क्या पढ़ाया जाता है, उसके उपाय, जैसे कुछ राष्ट्रीय उपाय, कुछ अंतरराष्ट्रीय उपाय। राष्ट्रीय उपाय में आपको क्या पढ़ाया जाता है, जैसे फेम योजना, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ई व्हीकल्स, क्यों ई व्हीकल्स, इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा। आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या पढ़ाया जाता है, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी विज्ञान सम्मेलन, इस तरीके से ओजोन से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब आपकी शिक्षा का विकास किया जा रहा है। और ये भी सक्सेना साहब आपके सामने है, जो आपको बता रहे हैं कि पर्यावरण आपको शिक्षा प्रदान करके उसकी समस्या का समाधान करके उसके संदर्भ में सकारात्मक विकास की ओर अग्रसर करने की बात करता है दोस्तों। तो ये भी सक्सेना साहब का है। अब आगे बढ़ते, तो इसलिए पर्यावरण विषय आपको हर पेपर में काम आएगा, जिंदगी में काम आएगा, जीवन में काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत है। अब आइए पर्यावरण के घटकों, मानव के साथ अंतर संबंध, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या, पर्यावरण ह्रास आदि की जानकारी व जागरूकता। अब पर्यावरण का शैक्षिक आयाम क्या है, मैं आपको शिक्षा देना चाह रहा हूँ, तो किस संदर्भ में दूंगा कि कैसे पर्यावरण के घटक, मैंने आपको पढ़ाया ना, मैंने आपको पर्यावरण के घटक, जैविक अजैविक और उसके बाद ऊर्जा घटक। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि मानव, अभी आगे बताऊंगा कि मानव का पर्यावरण का क्या अंतर संबंध है। जैसे आपको बताया कि पेड़ आपको खाना देता है और पेड़ काय में उगता है, मृदा में, तो आपका पर्यावरण के साथ अंतर संबंध हो गया। मैं पारिस्थितिकी तंत्र आपको पढ़ाऊंगा, प्रदूषण पढ़ाऊंगा, विकास पढ़ाऊंगा, नगरीकरण पढ़ाऊंगा, तो ये सब की जो जानकारी दूंगा, पर्यावरण का क्या है, शैक्षिक आयाम है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप पर्यावरण के शैक्षिक आयाम के कुछ घटक देख लेते हैं। वही चीज जो मैंने आपको अभी बताई वही लिखी हुई है कि पर्यावरण की चुनौती के बारे में मैं आपको जागरूकता और संवेदनशीलता बताऊंगा, उसकी गुणवत्ता कैसे बनाए रखना है, इसमें बनाए रखने में कैसे अपन सहायता कर सकते हैं, कैसे इसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, कैसे आज के ज्ञान और पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम के अभ्यास में अपन भागीदारी प्रदान कर सकते हैं। जैसे अपन है तो अपन यदि पॉलिथीन का यूज करना बंद कर दे तो ये अपनी भागीदारी होगी पर्यावरण के प्रति, और सबको यही करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी आयाम देखते हैं मनोवैज्ञानिक, और फिर इसके बाद कुछ अन्य आयाम भी देखेंगे। तो मनोविज्ञान, पर्यावरणीय मनोविज्ञान मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित एक बहुविषयी क्षेत्र है दोस्तों। मनोविज्ञान का क्या मतलब होता है, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, दिमाग के तरफ पर, मनोविज्ञान के तरफ पर कि आप क्या सोचते हैं, आपका मनोविज्ञान क्या सोचता है पर्यावरण के बारे में, या कैसे आपके मनोविज्ञान को पर्यावरण प्रभावित करता है और आपका मनोविज्ञान पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो पर्यावरणीय मनोविज्ञान मानव और उसके पर्यावरण के अंतर संबंधों के अध्ययन पर केंद्रित एक बहुविषयी क्षेत्र है। अब देखिए मनोवैज्ञानिक अवधारणा की भूमिका, तो पर्यावरण के आधार पर मानसिकता विकसित करना। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है, अपन बोलते हैं ना पर्यावरण या प्रकृति आपको बहुत कुछ सिखाती है। प्रकृति माँ की तरह पालती भी है, तो प्रकृति को जब गुस्सा आता है तो भूकंप आदि की माध्यम से विनाश भी प्रदान करती है। प्रकृति आपको एथिक्स प्रदान करती है, एथिक्स, प्रकृति एथिक्स सिखाती है ना कि कैसे सही रहना है, लालची नहीं बनना है, अपन को क्या रहते हैं अपने दायरे में रहते हुए काम करना है। तो प्रकृति बहुत कुछ प्रदान करती है। तो प्रकृति आपकी मानसिकता का क्या करती है, विकसित करने में, पर्यावरण के आधार पर आपकी मानसिकता विकसित होती है। जैसे आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अपन ठंडी ठंडे प्रदेश में क्या होता है, नॉनवेज खाया जाता है, गर्म प्रदेश में क्या खाया जाता है, अधिकतर वेज खाया जाता है ना। अब तो सब जगह सब चलने लगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल गर्म जगह वेज खाया जाता है। तो अब गर्म वालों को लगता है कि नॉनवेज खाना खराब है, और ठंडे वालों को लगता है कि ये वेज ही खा रहे हैं, नॉनवेज क्यों नहीं खाते। तो क्या उनके क्षेत्र की, उनके पर्यावरण के आधार पर उनका खान पान विकसित हुआ है। तो पर्यावरण के आधार पर मानसिकता विकसित होती है, पर्यावरण के आधार पर रीति रिवाजों का विकसित होना है। जैसे मैंने आपको बताया स्वेटर ठंड में चलेगी, लेकिन गर्मी में क्या चलेगा, सिल्क के कपड़े चलेंगे। तो इस तरीके से रीति रिवाज, आपके त्योहार जो होते हैं वो आपके पर्यावरण से निर्देशित होते हैं। जैसे कृषक जो होते हैं कृषि के बाद त्योहार मनाते कई लोग, तो इस तरीके से आपके रीति रिवाजों पर भी पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जैसे अगला देखेंगे तो पर्यावरण की भूमिका, मनुष्यों के धर्म, उनके साहित्य, भाषा और आचार विचार में दिखाई
देती है दोस्तों। तो आपका पर्यावरण ही आपके आचार विचार साहित्य और भाषा में दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा है कालिदास जी ने जो है मेघदूत, ऋतु संहार, इनमें बहुत ज्यादा क्या है पर्यावरण का अपने हिसाब से क्या किया, उसका चित्रण प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास का पर्यावरण ऐसा था, उनने ऐसा देखा, तो जैसा देखा वैसा लिखा, वैसा ही साहित्य बनी, वैसी ही भाषा बनी और वैसे ही आचार विचार बने। जैसे आप देखेंगे कि जो भीमबेटका की गुफा में मनुष्य ने जो देखा उसी के चित्र बना के गया ना, तो जो आप देखते हैं वही आपकी भाषा में, आपके विचार में, आपके साहित्य में परिलक्षित होता है। और आपके आसपास का पर्यावरण जैसा होगा वही चीजें आपके आचार विचार भाषा में परिलक्षित होगी। जैसे कालिदास जी की देख लीजिए कई कृतियां, उसमें उन्होंने पर्यावरण का जिक्र किया जो उनके आसपास का पर्यावरण था। इसी तरह से आपका जो पर्यावरण है, धार्मिक विचार उसके आसपास के पर्यावरण की ही उपज है। जैसे आपको समझ आया कि जो तुलसी का पौधा है जो अपने लिए लाभदायक है, तो अपन ने उसकी पूजा शुरू कर दी। इस तरीके से जो चीजें अपन को अपने लाभ की लगी है, जिनको अपन ने माना, उसकी अपन ने क्या कर दी, पूजा शुरू कर दी। जो समझ आया कि अपना विनाश कर सकते हैं या ये समझ आया कि अपने लिए लाभदायक है, तो अपन ने उनकी पूजा शुरू कर दी। तो धार्मिक विचार कहीं ना कहीं आपके आसपास के पर्यावरण की ही उपज है। जैसे भारत में देखिए वृक्षों और पौधों को देवतुल्य रखना, ऐसे ही भारत क्या, भारत तो सकारात्मक पर्यावरण अवधारणा है, भारत को पर्यावरण को मानने वाला है। जैसे विश्नोई समाज है, जो विश्नोई समाज राजस्थान का, वो कितना ब्लैक बक की पूजा करता है, वहां पर्यावरण को बहुत मानता है। जैसे आप देखेंगे बहुत सारे आंदोलन चले, चिपकू आंदोलन, इन सब क्या हुआ, ये उनके जो विचार थे या धार्मिक विचार थे उनके पर्यावरण की ही उपज थी। भाषा पर प्रभाव डालता है पर्यावरण, और पर्यावरण के भय और सामंजस्य पर आधारित होकर बस्तियां निर्मित करना। जैसे दोस्तों आपको मालूम है जहाँ, जैसे जो जापान है वो ज्वालामुखी और भूकंप की दोनों पेटियों से घिरा हुआ है, कितनी खतरनाक पेटी पे बैठा है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा। उसके बाद भी उसके आप घर देखेंगे, भूकंप आता है, गिरते हुए लोग फिर खड़े कर लेते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बनाए हैं घर अपनी लकड़ी के या जिस भी चीजों के। तो उनका पर्यावरण के भय और सामंजस्य पर आधार होकर उन्होंने बस्तियों का निर्माण किया है दोस्तों। तो इस तरीके से अपने सारे आयाम कंप्लीट होते हैं। अब अपन कुछ और अन्य आयाम में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे पर्यावरण और जीव विज्ञान, मैंने आपको बता दिया पर्यावरण का घटक कौन है, जैविक घटक। जैविक घटक क्या होता है, एक जीव होता है, और उस जीव की पढ़ाई क्या कहलाती है, जीव विज्ञान, जो अपन बायोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे जीव विज्ञान के अंतर्गत समस्त जीव जंतुओं का अध्ययन पर्यावरण के संदर्भ में किया जाता है दोस्तों। कि कोई भी जीव जंतु पर्यावरण से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे पर्यावरण उसको प्रभावित करता है और वो पर्यावरण को प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान के तहत जीव जंतु तथा उनके आसपास के वातावरण का अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान तथा पर्यावरण अध्ययन में परस्पर संबंध है दोस्तों। सीधी सी बात है, आप मान लीजिए कि एक सूक्ष्म जीव है बैक्टीरिया, वो आपकी सबकी बॉडी का क्या करता है, विघटन करता है। तो उसकी जब पढ़ाई करेंगे कि वो कैसे रहता है, क्या खाता है, कैसे काम करता है, तो किसमें आएगा, जीव विज्ञान में। तो और वो पर्यावरण का घटक है, तो पर्यावरण और जीव विज्ञान अंतर संबंधित है दोस्तों। अब देखिए पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान, मैंने आपको बता दिया वही सांस्कृतिक आयाम या सामाजिक आयाम क्या होता है। फिर पर्यावरण एवं प्रबंधन, जैसे मैंने आपको बताया पर्यावरण की कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उनका अपन को क्या करना है, उपाय निकालना है, उनका संरक्षण करना है या उनका हास होने से रोकना है। तो इसके लिए क्या लगेगा, अपन को पर्यावरण का प्रबंधन लगेगा। और पर्यावरण का प्रबंधन मतलब पर्यावरण का मैनेजमेंट करना, उसमें आ रही दिक्कतों को दूर करना और उसको ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रूप में आगे बढ़ाना। और फिर पर्यावरण और विधि, आपको मालूम है कि बिना विधि के कोई चीज नहीं हो सकती। आज आपको किसी को पेड़ काटने से रोकना है तो एक कानून बना दिया, किसी को जानवर की हत्या करने से रोकना है तो एक कानून बना दिया। जैसे आपको पता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है ना, इस तरीके से अन्य अधिनियम बने हैं। तो विधि विधि और पर्यावरण में भी क्या है, दोनों की आपसी सामंजस्य है। तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे व्यावसायिक पर्यावरण का एक चित्र लाया हूँ। व्यावसायिक पर्यावरण का मतलब व्यवसाय के आसपास का पर्यावरण। और एक व्यवसाय क्या को कौन कौन सी गतिविधि प्रभावित करती है, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि, तकनीक। तकनीक अच्छी मशीन होगी तो व्यवसाय अच्छा होगा। राजनीतिक गतिविधि, जब राजनीति अलाउ ही नहीं करेगी फैक्ट्री लगने के लिए तो फैक्ट्री कैसे लगेगी, तो राजनीतिक गतिविधि। कानूनी गतिविधि, यदि चोरी होगी फैक्ट्री में, कानूनी अच्छा नहीं रहा, पुलिस ही अच्छी नहीं रही, तो कैसे गतिविधि आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से व्यावसायिक पर्यावरण के आसपास की गतिविधि हो गई। तो पर्यावरण का मतलब होता है आसपास। और अभी अपन क्या देख रहे थे, पर्यावरण के आयाम। अच्छा दोस्तों, पर्यावरण के आयाम में अपन ये देख रहे थे कि आज पर्यावरण की पढ़ाई किस किस क्षेत्र में की जा रही है और कैसे अन्य क्षेत्र पर्यावरण को प्रभावित कर रहे हैं और पर्यावरण अन्य क्षेत्र को, अपने सामाजिक आयाम, मनोवैज्ञानिक आयाम, शैक्षिक आयाम, अन्य आयाम सब निपटाने की कोशिश की दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आप मेरी मदद करेंगे तो ये वीडियो आगे ज्यादा तक जरूरतमंद तक पहुंचेगा और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें प्रोवाइड कर पाऊंगा। जितना मैंने अपने जीवन में इतने साल में टीचिंग करके सीखा, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।